बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं मॉरल डेवलपमेंट पे, जो कि बड़ा हॉट इशू है आजकल के हमारे ज़माने का भी। हमें मोरालिटी की और बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम इस सेंस में सोचते हैं कि हमारी अखलाकियात, हमारी अखलाकी कदरें, हमारी रख रखाव जो है वो किस लेवल पे जा चुका है, तो इस सेंस में मॉरल डेवलपमेंट जो है ये हमारी आज की बेसिक नीड है। तो इस सेंस में लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी एक थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की। मॉरल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा जीन प्याजे को भी नहीं भूलना चाहिए। जीन प्याजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट पे काम किया था और उसने इसकी दो स्टेजेस बताई हैं मॉरल डेवलपमेंट की। तो उसमें जो सबसे पहली स्टेज है वो है हेट्रोनोमस स्टेज है। इसको उसने कहा है कि हेट्रोनोमस ये जो बच्चा है 4 से 7 साल तक का बच्चा जो है उसके अंदर ये डेवलप होती है। और इसमें बच्चा जो सीखता है वो ये है कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारी जो जस्टिस है वो अनचेंजेबल है, और इंसानों के इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। दो बातें इसने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं कि एक, हमारे बच्चा ये सोचता है कि हमारे जो जस्टिस और हमारे रूल्स हैं ये अनचेंजेबल हैं, और ह्यूमन बीइंग का, पीपल का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और हमें इनको फॉलो करना है। और दूसरा ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का उसने जो सेकंड स्टेज है उसका जो ड्यूरेशन उसने बताया है, वो बताया उसने 10 to 14 ईयर या इससे ऑनवर्ड जितना भी टेन्योर जाता है। और इसमें वो क्या कहता है कि रूल्स एंड लॉज आर क्रिएटेड बाय द पीपल, के लॉज जो हैं वो इंसान जो हैं वो क्रिएट करते हैं, और उन लॉज को हम एक्शन के ज़रिए जज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिबेट थी कि मॉरल डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हमें जीन प्याजे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कोलबर्ग के जाने से पहले। तो अब हम आते हैं कोलबर्ग पे। लॉरेंस कोलबर्ग ने बुनियादी तौर पे क्या किया है कि उसने कहा है कि मॉरल डेवलपमेंट जो है वो उसमें मॉरल रीजनिंग और अकर्स इन मॉरल रीजनिंग जो होती है वो इसकी बुनियादी स्टेज है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। तो उसने हमें एक 3 स्टेजेस थ्योरी दी है मॉरल रीजनिंग की। और मॉरल रीजनिंग वो कहता है कि ये बेसिक स्टेप है मॉरल डेवलपमेंट का। मॉरल रीजनिंग इज द एक्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट aspect of cognitive development that has to do with the way an individual reasons about moral decisions। तो इसमें क्या होता है कि ये एक एस्पेक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कि जिसमें इंसान जो है वो अपने मॉरल डिसीजंस के बारे में कुछ रीजंस देता है। वो बताता है कि मैंने ये स्टेप जो है ये क्यों लिया है, उसकी बेसिक वजह क्या थी, उसकी काजेज क्या थी, उसकी रीजंस क्या थी। तो कोलबर्ग आगे चल के लिखता है कि मॉरल रीजनिंग बाय पोजिंग हाइपोथेटिकल एंड मॉरल डायलेमास एंड एग्जामिन द रीजनिंग बिहाइंड पीपल्स आंसर। इसका मैं थोड़ा सा बता दूं आगे चल के। ये चीज़ जो ये आपके सामने एक स्लाइड आई है मॉरल डायलेमा की। मॉरल डायलेमा में उसने जिक्र किया है कि यूरोप में एक औरत जो थी वो स्पेशल काइंड ऑफ कैंसर से बहुत ज़्यादा बीमार थी, और उसको एक ड्रग की ज़रूरत थी, और ड्रग जो था वो बहुत कॉस्टली था, और उसकी कीमत जो थी वो $4000 थी। तो उसके जो हस्बैंड है हाइंस, उसने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ पेमेंट कर दी जाए ताकि मैं वो मेडिसन जो है वो ख़रीद सकूं, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। हार्डली उसके पास $400 जो थे वो कलेक्ट हुए। तो उसके बाद वो उसने उधार भी लेने की कोशिश की, और हर उसने सीधा रास्ता जो था वो इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो हार्डली वो को 2000 के करीब जो था डॉलर प्रोड्यूस कर सका। और उसने एक ड्रगिस्ट जो वो दवाई बनाता था उसके पास गया। उसने कहा कि मेरी बेगम है, मेरे पास उसकी आधी कीमत है और वो बीमार है और वो मरने के करीब है, कि मुझे अपनी मेडिसन जो है वो चीपर रेट पे सेल कर दी जाए, यानी मुझे वो दवाई जो है वो सस्ते दामों फरोख्त कर दी जाए। तो उस ड्रगिस्ट ने कहा कि नो, आई डिस्कवर्ड द ड्रग एंड आई एम गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट। यानी वो कहता है कि मैंने ये दवाई इजाद की है और मैं तो अब इससे पैसे बनाऊंगा। सो हैविंग ट्राइड एवरी लीगल मीन्स, हाइंस गेट्स desperate and consider breaking into man's store to steal the drug for his wife। तो हाइंस ने क्या किया कि वो डेस्परेट हुआ, परेशान हुआ,
और उसने उसका स्टोर तोड़ा और अपनी बेगम के लिए वो ड्रग जो थी वो चुरा ली। तो यहाँ से उसने जो क्वेश्चन रेज किया, उसने कहा कि क्या हाइंज को वो मेडिसिन चुरानी चाहिए थी कि नहीं चुरानी चाहिए थी। अब देखें ना, हाइंज के लिए दो मामला थे कि एक साइड पे एक ही मेडिसिन थी जिससे उसकी बेगम बच सकती थी, उसकी वाइफ बच सकती थी, लेकिन वो ड्रग जो थी वो इतनी मेडिसिन इतनी महंगी थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने हर कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया, हर कानूनी पहलू से उसने कोशिश की कि मैं उस मेडिसिन को जो है वो अ, ले सकूं, खरीद सकूं किसी तरीके से, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर सका। तो वो ड्रग जिसकी वो मेडिसिन थी, ड्रग ऑनर के पास गया और उसे कहा कि आप मुझे वो सेल कर दें हाफ कीमत पे, ताकि मेरी बेगम की जान बच जाए। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो बड़ी मुश्किल से ये चीज़ बनाई है, तो मैं कैसे आपको सेल करूं। तो उसके बाद उसने उसका स्टोर तोड़ा और वो दवाई चुरा ली। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसे दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी। यही बेस बना के जो लॉरेंस कोलबर्ग है उसने ये थ्योरी डेवलप की थी। अब हम आते हैं कि उसने क्या किया कि ही प्रपोज 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो उसने 3 जो थी वो स्टेजेस बनाई हैं इसकी मॉरल डेवलपमेंट की, जिसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज है, कन्वेंशनल स्टेज है और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। ईच लेवल इज बेस्ड ऑन द डिग्री टू विच अ पर्सन कन्फॉर्म टू कन्वेंशनल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। हर लेवल जो है वो इस लेवल पे हर लेवल में वो बुनियादी तौर पे ये देखता है कि क्या जो आदमी है, एक इंडिविजुअल सोसाइटी में रह रहा है, क्या वो सोसाइटी सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स के साथ वो कन्फर्म, उसकी बिहेवियर, उसका एटीट्यूड उसके साथ मुताबिकत रखता है, कंफर्मिटी है उसके साथ या नहीं है। तो आगे चल के वो कहता है कि उसने हर जो लेवल है उसके 2 स्टेजेस बयान की हैं। तो अब हम उन स्टेजेस और उन लेवल की तरफ जाते हैं कि क्या बयान की हैं। तो इसको फर्दर मैं शॉर्ट कर दूं कि कोलबर्ग ने एक स्टोरी डेवलप की जिसमें वो ड्रग की मैंने मिसाल दी है कि एक बंदे की, हाइंज की बेगम बीमार थी और उस पे उसने काम किया, और उसके बाद उसने अगला काम क्या किया कि वहाँ से उसने कुछ क्वेश्चन डिराइव किए, लोगों के साथ रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उसने 3 स्टेजेस जो हैं वो डेवलप की इस थ्योरी की। उनमें जो सबसे पहला लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रिवार्ड। यानी प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है कि जो मॉरल रीजनिंग है, किसी भी इखलाकियात की जो बेस है वो एक्सटर्नल रिवार्ड और पनिशमेंट पे होती है। यानी ये काम ऐसा मॉरली क्यों हुआ, तो क्या रिवार्ड हैं और इसके क्या पनिशमेंट है। यानी या तो लोग रिवार्ड के लिए करते हैं, और ये इब्तदाई स्टेज होती है कि बच्चे इब्तदाई स्टेज में कोई भी मोरालिटी का जो काम कर रहे होते हैं वो रिवार्ड और पनिशमेंट की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। दूसरा है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में वो कहते हैं कि लॉज एंड रूल्स आर अपहेल्ड सिंपली बिकॉज दे आर लॉज एंड रूल्स। दूसरे लेवल पे जाके इंटरमीडिएट लेवल होता है ये बच्चे का, तो इस लेवल पे जाके बच्चा लॉज एंड रूल्स को क्यों फॉलो करता है, बिकॉज वो सोचता है कि ये रूल्स हैं और इनको मुझे फॉलो करना है। और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग। इसमें लोग इखलाकियात की तरफ क्यों जाते हैं, बेस्ड ऑन पर्सनल मॉरल स्टैंडर्ड। यानी उसकी अपनी इखलाकियात सेट हो जाती हैं, वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और वो खुद से अपनी चीज़ें जो है उनको सेट करता है। अब हम आ जाते हैं प्री कन्वेंशनल पे। प्री कन्वेंशनल इज द लोएस्ट मॉरल डेवलपमेंट। एट दिस लेवल चाइल्ड शो नो इंटरनलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। यानी बच्चा जो है उसकी कोई इंटरनलाइजेशन नहीं होती। अब इंटरनलाइजेशन को थोड़ा सा समझना जरूरी है, नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन भी दी है, और ये डेफिनेशन मैंने सेंट्रॉग की बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, वहाँ से ली है। Here, deepest level of conformity. Here, the person changes their both public behavior and private belief. यानी इंटरनलाइजेशन में क्या होता है कि ये तो एक तो सब तो पहली बात है कि ये डीपेस्ट लेवल होता है आपका कन्फर्मिटी का, अपनी सोसाइटी, अपने स्टैंडर्ड के साथ मुताबिकत रखने का। यहाँ पे इंसान अपने पब्लिक बिहेवियर और अपने पर्सनल बिलीफ दोनों को चेंज करता है ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंस। यानी सोसाइटी को उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, इस वजह से अपने बिलीफ और अपने अकायद जो है उनको चेंज करता है। एट दिस लेवल चाइल्ड शोज नो इंटरनलाइजेशन। यानी अब यहाँ पे बच्चे की कोई इंटरनलाइजेशन नहीं होती।
एंड मॉरल रीजनिंग इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो मॉरल रीजनिंग किस वजह से कंट्रोल हो रही होती है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट से। करेक्टराइज्ड बाय डिजायर टू अवॉइड पनिशमेंट, और इसमें बच्चा ये कोशिश करता है कि मैं पनिशमेंट से बच जाऊं टिपिकली। और चिल्ड्रन एज अंडर द एज ऑफ 10, 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ये चीज़ें जो हैं ये पाई जाती हैं। और इसकी फर्दर 2 स्टेजेस हैं। नंबर 1 है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट में इसमें बच्चा जो है वो फोकस करता है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस पे। किस चीज़ पे फोकस करता है? डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस पे। और वो सोचता है कि नेगेटिव एक्शन विल रिजल्ट इन पनिशमेंट, कि अगर मेरे एक्शन जो है वो नेगेटिव होंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो मुझे पनिशमेंट की सूरत में मिलेगा। तो इसकी मिसाल ये है कि हाइंज शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज ही वुड गो टू जेल इफ ही गॉट कॉट। तो हाइंज को दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, अगर उसने ऐसा किया उसे जेल जाना पड़ेगा। यानी अब इंटरनलाइजेशन नहीं है, बल्कि क्या है? पनिशमेंट है। कि डर ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन चूंकि एक्सटर्नल हैं, तो अगर उसने ऐसा काम किया तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। और दूसरा है म्यूचुअल बेनिफिट। गेटिंग व्हाट वन वांट्स ऑफन रिक्वायर्स गिविंग समथिंग अप इन द रिटर्न। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक म्यूचुअल बेनिफिट के हिसाब से होता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे इसके बराबर में इसका बदला भी मिलेगा। यानी राइट इज अ फेयर एक्सचेंज, मॉरल गाइडेड बाय व्हाट इज फेयर। यानी जो चीज फेयर है वो फेयर है। एग्जाम्पल, हाइंस शुड स्टील द ड्रग बिकॉज द ड्रगिस्ट इज बीइंग ग्रीडी बाय चार्जिंग सो मच। अब यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट्स में ये है कि हाइंस को दवाई चुरानी चाहिए क्योंकि वो दवाई की कीमत ज्यादा लगा रहा है, लालची है, इसलिए उसको भी पनिशमेंट होनी चाहिए। तो ये उसका राइट है। और राइट होना, क्योंकि राइट क्या है? राइट बुनियादी तौर पे उसने बात की है ना, फेयर एक्सचेंज। यानी जितनी उसकी कीमत बनती थी इतनी कीमत ले लेता। वो ज्यादा कीमत क्यों डिमांड कर रहा है? क्योंकि वो लालची है। तो लालची बंदे की दवाई चुरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेज है कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। इट इज सेकंड एंड इंटरमीडिएट लेवल। एट दिस लेवल चाइल्ड इंटरनलाइजेशन एंड इंटरमीडिएट, यानी कुछ कुछ उसकी इंटरनलाइजेशन होती है, उसके पर्सनल बिलीफ डेवलप हो रहे होते हैं। ही इंटरनली अबाइड बाय द सर्टन स्टैंडर्ड, यानी वो अपने तौर पे कुछ जो मखसूस स्टैंडर्ड होते हैं सोसाइटी के, मुआशरे के, उनको फॉलो करता है, बट इम्पोज बाय द अदर पीपल। लेकिन वो इस वजह से फॉलो कर रहा होता है कि उसके पेरेंट्स और उसकी सोसाइटी ने उसके ऊपर ये बाइंडिंग लगा दी है कि आपको ये काम करना है, तो फिर वो अपने ऊपर इसको इम्पोज कर रहा है। प्राइमरी कंसर्न इज टू फिट इन एंड प्ले द रोल ऑफ गुड सिटीजन। तो इसका प्राइमरी कंसर्न जो है वो क्या है कि बच्चा जो है उसको अपना अच्छे शहरी के तौर पे रोल प्ले करना चाहिए। पीपल हैव अ स्ट्रांग डिजायर टू फॉलो द रूल्स। लोगों के अंदर ये विश होती है कि हम रूल्स को फॉलो करें। और इसमें ज़्यादातर अडल्ट लोग शामिल होते हैं, यानी 14 साल से ज़्यादा के लोग। तो इसकी भी फर्दर 2 स्टेजेस हैं, और वो ये हैं इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशंस, एन अटेम्प्ट टू लिव अप द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इम्पोर्टेंट अदर्स। इसमें क्या है कि ये कोशिश की जाती है कि मैं दूसरों के जो एक्सपेक्टेशंस है, तवक्कुआत है, उन पे पूरा उतरूं। फॉलो रूल्स एंड डू नॉट व्हाट अदर वुड वांट सो दैट यू विन देयर अप्रूवल। तो मैं रूल को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ, या बच्चा रूल को इसलिए फॉलो करता है कि दूसरे लोग कहें कि आप अच्छे बच्चे हो। नेगेटिव एक्शन विल हार्म दोज रिलेशनशिप। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मेरे रिलेशनशिप जो हैं वो सोसाइटी के साथ खराब होंगे। तो हाइंज शुड ट्राई टू स्टील द ड्रग बिकॉज दैट इज व्हाट अ डिवोटेड हस्बैंड वुड डू। उसको दवाई चुरानी चाहिए क्योंकि एक अच्छे हस्बैंड को यही करना है। अब यहाँ पे मैं इसको फर्दर थोड़ा सा इस स्टेज को सिंप्लीफाई कर दूं। इस स्टेज में इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर होता है कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अगर मैंने ये गलत काम किया तो सोसाइटी क्या सोचेगी। अगर मैंने अच्छा काम किया तो लोग मेरे काम को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर वो रिकॉग्नाइज करेंगे तो इट्स मीन मुझे अप्रूवल मिलेगी। तो नेगेटिव एक्शन जो हैं वो या जो मैं गलत काम करूंगा, लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात खराब होंगे। तो इस डर से कि मेरे ताल्लुकात सोसाइटी में खराब ना हों, वो अच्छे काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइंज जो हैं उसको मेडिसन जो है वो चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी बेगम की सेहत बहुत ख़राब है। अगर वो मर गई तो दुनिया उसे क्या कहेगी, तो दुनिया की अप्रूवल उसे नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर।
To maintain social order, people must resist personal pressure and follow the laws of the, यानी सोशल ऑर्डर है ना, लॉ एंड ऑर्डर, यानी सोसाइटी के अंदर एक कानून चल रहा है। अगर मैंने कानून तोड़ा तो मेरे लिए मसाइल हैं, सोसाइटी के लिए इसके लिए नुकसानात हैं। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं ज़ाती तौर पे कुछ करना भी चाहता हूं तो मैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है कि मैं लॉ एंड अथॉरिटी को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। हाइन शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज दैट वुड बी अगेंस्ट द लॉ एंड ही हैज ड्यूटी टू अपहोल्ड द लॉ। यानी यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हाइंस है उसको दवाई नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि अगर वो चुराएगा तो लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आएगा और वो एक जिम्मेदार शहरी है और उसे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। उसके बाद आखिरी स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल। इट इज हाईएस्ट लेवल। At this stage, morality is completely internalized and not based on external standard. अब यहाँ पे इंसान जो है वो सारा इंटरनल से सीखता है, जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ स्टीम या खुद ही की तरफ इंसान जो है वो चला जाता है। Characterized by references to universal ethical principles that represent protecting the rights or of all people. तो इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल एक एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो इंसान फॉलो करता है, और वो कहता है कि हमें तमाम इंसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मोस्ट अडल्ट डू नॉट रीच दिस लेवल। मोस्टली लोग जो हैं ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं पहुंचते, और इसकी भी फर्दर 2 स्टेजेस हैं। लीगल प्रिंसिपल मस्ट प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ ऑल पीपल बाय अपहोल्डिंग द लीगल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जस्टिस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। तो कानून तो ये कहता है कि हमें दूसरों के बेसिक राइट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और उस तहफ़्फ़ुज़ में हमें फेयरनेस, जस्टिस, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी सबको मद्देनज़र रखना है। Laws that fail to promote general welfare or that violate ethical principle can be changed, reinterpreted or abandoned. तो ऐसा कानून कि जिसमें जनरल वेलफेयर जो है लोगों की वो ना हो रही हो और एथिक्स जो है वो वायलेट हो रहे हो, तो हमें ऐसे लॉज को चेंज कर देना चाहिए। एग्जाम्पल वो कहता है कि हाइन शुड स्टील द ड्रग बिकॉज हिज ऑब्लिगेशन टू सेव हिज वाइफ लाइफ मस्ट टेक प्रेसिडेंट ओवर हिज ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट द ड्रग प्रॉपर्टी राइट्स। तो वो कहते हैं कि हाइंस को जो है वो दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसे अपनी बेगम की जान बचानी है। अब उसकी बेगम की लाइफ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ दैट ड्रगिस्ट। तो लीगल प्रिंसिपल ये है कि उसे दवाई चुरा लेनी चाहिए। तो यूनिवर्सल क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, दुनिया के मॉरल स्टैंडर्ड क्या है कि प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी और ह्यूमन लाइफ की हमें इज्जत और कदर करनी चाहिए। मॉरल प्रिंसिपल टेक प्रेसिडेंट ओवर लॉज दैट माइट कन्फ्लिक्ट विद देम। तो ऐसे मॉरल प्रिंसिपल जो लॉज के साथ कंट्राडिक्ट हैं तो उनको हमें चेंज कर देना चाहिए। कॉन्सेंशियस ऑब्जेक्टर रिफ्यूजेस टू बी ड्राफ्टेड बिकॉज दे आर मॉरली अपोज टू वॉर। तो हमारा ज़मीर अगर कुछ ऐसी चीज़ें बताता है हमें जो हमारी क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल मॉरल के अगेंस्ट हैं, तो हमें उनको भी चेंज कर देना चाहिए। हाइन शुड स्टील द ड्रग इवन इफ द पर्सन वाज ए स्ट्रेंजर एंड नॉट हिज वाइफ। तो हाइन को मेडिसिन चुरा लेनी चाहिए, इवन उसकी अपनी बेगम ना भी होती, कोई और बंदा भी होता जो कि एक स्ट्रेंजर था, तो उसे अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनना चाहिए और उस ड्रगिस्ट की जो डिज़ायर्ड मनी है उसे उस मनी नहीं देनी चाहिए, बल्कि ड्रगिस्ट को चाहिए कि लोगों का ख्याल रखे। तो अब इसका अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं इसे ये कह सकता हूं कि मॉरल प्रिंसिपल ये हैं कि 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में सारी चीज़ें एक्सटर्नल होती हैं, बच्चा पनिशमेंट और रिवार्ड के बदले में फॉलो कर रहा होता है, और कन्वेंशनल में इंटरमीडिएट होती हैं, यानी वो कुछ चीज़ें सोचता है और कुछ सोसाइटी उसके ऊपर इम्पोज कर देती है। पोस्ट कन्वेंशनल में वो सारी चीज़ें जो है वो खुद से करता है, और जहाँ तक ये कोलबर्ग है वो ये कहता है कि उस हाइंस को ड्रगिस्ट की जो मेडिसिन है उसको चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे ह्यूमैनिटी का ख्याल है और ह्यूमैनिटी का ख्याल रखना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।